अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अपना अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए आप सबकी ईद कैसे गुजरी। मैं पाकिस्तान होती थी तो मेरी ईद अपनी नानों के घर गुजरा करती थी और वहीं पर सारे मामू और खाला जमा हो जाते थे और वहाँ पे हम मिलजुल के अपनी ईद गुजारा करते थे। ऐसा भी होता था कि हम लोग कभी कश्मीर भी चले गए किसी ईद में तो वहाँ पर भी यही था कि सब मिलजुल के और मिल बैठ के ईद गुजारते थे और बड़ा ही मज़ा आता था अपने कज़न्स के साथ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग अकेले हैं तो इतना कोई गैदरिंग्स नहीं है, जाना आना नहीं है किसी के घर, तो हम लोग ईद जो है यहाँ पर मेरी पहली ईद थी सऊदी अरब में। रूटीन के बाद खाने पीने के बाद हमने सोचा कि हम लोग अब शाम के टाइम कहीं बाहर जाएं, तो हम लोग चले गए ओथेम मॉल। ओथेम मॉल में ये है कि आपको बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेइंग एरिया मिल जाता है। इसके अलावा बड़ों के लिए भी आपको बहुत सारी गेम्स और आपको शॉपिंग मॉल मिल जाता है। हमने सोचा चलो यहीं पर ही घूम लेते हैं और सारा मॉल भी देख लेते हैं और साथ चलो बच्चों के प्लेइंग एरिया को भी विज़िट कर लेंगे। इस मॉल में आपको लोकल आइटम्स कोई भी नहीं मिलते, यहाँ पर ज़्यादातर ब्रांड्स ही हैं। मुझे लग रहा था कि ये मॉल नीचे वाला एरिया तकरीबन सारा ही बंद होगा, ऊपर सिर्फ प्लेइंग एरिया ओपन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा ही मॉल तकरीबन ओपन था और अच्छी खासी रश थी यहाँ पर। ये फर्स्ट डे अच्छी खासी गर्मी हो रही थी रियाज में, इस वजह से मॉल से बेहतर कोई जगह नहीं मिली और यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि फ़ोटोशूट तो ज़रूरी है। जब भी ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन हो, इवेंट हो, तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर मिस करते हो, जैसे कि ईद हो या कोई भी ऐसा ओकेजन। तो मुझे भी अपने पेरेंट्स की याद तो आ रही थी, लेकिन ये कि है आजकल अच्छी बात है कि हम वीडियो कॉल कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन ये है कि पेरेंट्स की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। और अच्छी बात तो ये हुई कि जब मैंने उनको कॉल की तो वो नानों के घर थे और वहाँ पर मेरी मामू खाला तकरीबन सबसे ही बात हो गई थी, अपनी कज़न्स मामियों से, तो मुझे अच्छा लगा सबसे बात करके। मैं रियाज़ में जो सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी वो ये चूड़ियाँ और मेहंदी थी। जैसे पाकिस्तान में जगह जगह आपको चूड़ियाँ और मेहंदी के स्टॉल्स नज़र आते हैं, वैसे आपको रियाज़ में नज़र नहीं आते। और मैंने जब अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ पे लोग इतना पहनते नहीं हैं, ना तो मेहंदी लगाते हैं कोई इतनी ज़्यादा। हाँ, कुछ पाकिस्तानी शॉप्स हैं स्पेसिफ़िक, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको हर जगह ये चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे पाकिस्तान में आपको जगह जगह चूड़ियाँ और मेहंदी के स्टॉल्स नज़र आते हैं। और यहाँ पर अगर आप किसी से मेहंदी लगवाओ जाकर तो यहाँ पर प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक हाथ और एक साइड का आपका तकरीबन 60 से 100 रियाल के दरमियान वो प्राइस लेती हैं आपसे, जबकि पाकिस्तान में जैसा कि 3 से 4,000 में सारी पूरी ब्राइडल मेहंदी आपकी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर प्राइजेज़ मुझे ज़्यादा लगी। नीचे हम सैंडल्स, शूज़ और बैग्स देखने के बाद जब ऊपर आए प्लेइंग एरिया में तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि बच्चों की ही ईद होती है और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। और पूरे मॉल में से सबसे ज़्यादा रश इसी एरिया में था, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए थे और अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़, गेम्स खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये सारा एरिया और गेम्स देखने के बाद मुझे तो अपना बचपन याद आ गया था, क्योंकि ऐसे ही हम बचपन में जाया करते थे और अपने पेरेंट्स को खूब सारा तंग करते थे कि हमें भी गेम खेलनी है या हमें इस झूले में बैठना है, और वो फिर हमें गेम्स और झूले में बैठाया करते थे। मुझे अभी भी ऐसे गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और बहुत मज़ा आता है ऐसी गेम्स खेल के। चलते चलते सोचा यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पिक्चर क्लिक कर ली जाएं, और इसके बाद हमने अपनी पिक्चर्स क्लिक की और आगे चले गए और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। आप लोग बताइए आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और कहाँ कहाँ पर आप लोग गए और अपनी ईद एंजॉय की और क्या क्या खाया बनाया, सब कुछ मेरे साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर मेरा भतीजा और भतीजी दोनों ही मसरूफ़ थे खेलने में, तो हम लोगों ने उनको गाइड करना शुरू कर दिया कि अपना हैंडल मूव करो और लेफ़्ट राइट मूव करो तो आपकी खाद चलेगी। बच्चे भी अपनी एक ही रूटीन देख देख के तंग आ जाते हैं, जैसे कि स्कूल और इसके अलावा स्टडीज़। उनके लिए भी अच्छा यही है कि आउटडोर और इंडोर दोनों एक्टिविटीज़ की जाएँ। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इंडोर। सबके बाद मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हम यहाँ से फ्री हों और उसके बाद हम जाके कुछ खाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल कोई मूड नहीं था खाने का, लेकिन मुझे भूख लग रही थी तो हम लोगों ने आके जाकर फिर शॉर्मा लिया और वो जाकर खाया। पूरे मॉल में
हमें सबसे ज़्यादा रश इसी एरिया में मिला और इसके अलावा खाने पीने के आइटम्स के पास भी बहुत ज़्यादा रश था और बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी बैठने की कि आप बैठ के कुछ खाओ। हमने देखा कि आगे हमें कोई जगह मिल जाए और काफ़ी वेट भी किया, लेकिन काफ़ी देर तक कोई जगह ना मिलने की सूरत में हम लोग वापस मॉल से गए और फिर बाहर जाके शॉर्मा लिया और वहाँ ही जाकर खाया। थोड़ा सा और आगे आए हम लोग, आने की कोशिश कर रहे थे कि आगे भी एरिया में देखा जाए। और ये पूरा एरिया तकरीबन यहाँ पे आपको कॉफ़ी और हर तरह की चीज़ खाने पीने की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी आपको रहने को रश ही मिल रहा है। मैंने तो अपना डे 1 ऐसे गुजारा। आप बताइए अपना डे 1 कैसा गुजारा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लिप है ये डे 2 का है। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बीफ पुलाव बनाया और अच्छा लगा उनको काफ़ी खा के। उसके बाद हम लोग बाहर गए, आइसक्रीम खाई शाम के टाइम, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो घर पे भी बैठ के हम लोग थक गए थे, तो सोचा कि क्योंकि रियाज में गर्मी होती है, दिन के टाइम आप बाहर तो नहीं निकलते, तो शाम को ही आपको जाना होता है। और इस टाइम बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और हम लोग यहाँ पे पार्क में आके तकरीबन काफ़ी देर, घंटा 2 घंटा ही बैठे रहे और बहुत मज़ा आया। वॉक करते करते सोचा थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर ली जाए। पिक्चर्स क्लिक की, उसके बाद हम लोग फिर घर की तरफ निकल गए और डे 2 भी हमारा तकरीबन ऐसे ही गुजर गया था। आज का व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग भी इंशाल्लाह जल्द आएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।